बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 6 इसका हमने ये 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। 8.1 एक्सरसाइज मैंने हल करके रख लिया है। इसके ऊपर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर देना, इंशाल्लाह आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स के हमने पेरीमीटर निकालने हैं। तो ये एक स्क्वायर शेप है, जो आपका पहला सवाल है उसका पहला पार्ट है। तो इसमें ये स्क्वायर शेप दी हुई है। तो हमें स्क्वायर शेप का पता कैसे चलता है कि उसकी हर एक साइड बराबर होती है। ये साइड, ये साइड, ये और ये चारों साइड इसकी आपस में बराबर हैं। तो हर एक साइड की जो लंबाई है वो 3.7 सेंटीमीटर है। तो 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर तरफ 3.7 सेंटीमीटर है। इसलिए मैंने इस शेप को वाजे करके फिर से बना दिया। ये आपका सवाल था तो मैंने इसको वाजे करके यहाँ पर बना दिया। हर जगह पर 3.7 चारों साइड्स पर लिख दिया और दरमियान में स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये स्क्वायर की शक्ल में है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब आपने निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है 4L। आपने L को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 4 कहाँ से आता है, क्योंकि चार साइड्स हैं, 1 2 3 4। L क्या है, लंबाई, लेंथ ले ली और चारों साइड्स ले ली। तो अब आपने 4 ऐसे लिख देना है। L की जगह पर जो भी उसने दिया हुआ है 3.7 वो आप लिखते हुए आप 4 को 3.7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लेना। ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो इस तरह से आप फार्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी जो साइड्स हैं ना चारों, इनको सबको प्लस कर लो आपस में। तो 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 ऐसे ऊपर नीचे रख के आप सबको प्लस कर लें। तो प्लस करने के बाद आप आंसर निकाल लेंगे, तो तब भी आपका आंसर वही आना है, पेरीमीटर 14.8 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर भी वही आया था, तो मल्टीप्लाई करने से भी वही आएगा। चारों साइड्स को आपस में प्लस कर लोगे तो तब भी वही आएगा। तो पेरीमीटर होता यह है कि सारी साइड्स आपस में प्लस करनी होती हैं। जितनी भी साइड्स हो ना, बाहर वाली सारी जितनी भी सिमतें होती हैं उन सबको साइड्स को प्लस करना होता है, तो तब हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया। तो ये दोनों तरीक़ों से आप लोग हल कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर भी और बगैर फार्मूले के भी। तो अब ये रेक्टेंगल है, अगली जो शेप दी हुई है। तो रेक्टेंगल की पहचान ऐसे करते हैं कि इसकी एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है। जो लंबी साइड होती है उसे लेंथ कहते हैं, जो छोटी साइड होती है उसको विड्थ कहा जाता है या ब्रेथ कहा जाता है। दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं, ब्रेथ या विड्थ, यानी कि वाइड कितनी है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये 4.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी जो लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसको मैंने वाजे करके यहाँ पर शो कर दिया क्योंकि पेरीमीटर निकालना था। तो क्योंकि ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी सामने वाली उतनी ही साइड होगी। ये दोनों साइड आपस में बराबर बराबर होती हैं, तो ये भी 4.5 होगी। ये वाली 2 सेंटीमीटर साइड थी तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं। अब आप आराम से इन सबको आपस में प्लस कर लो तो तब भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो मैंने ये 2 लिख लिया, प्लस 4.5 ये कर दिया, फिर प्लस 2 ये लिख दिया, फिर प्लस 4.5 ये लिख दिया। तो इस तरह सारी साइड्स को मैंने आपस में प्लस कर लिया, तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इन सारी साइड को प्लस करो तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 13.0 सेंटीमीटर। तो ये कैसे प्लस करना है, ये ऊपर नीचे रख के आप प्लस कर लो। जब 2 है तो 2 के साथ तो पॉइंट नहीं लगा हुआ, जब पॉइंट ना लगा हो तो आपने पॉइंट लास्ट में लगा लेना होता है, 0.0 इसको लिख लो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए, जब प्लस कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। तो इस तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए आपने ये सारे नंबर्स लिख लेने हैं। अब इनको प्लस कर लेना, प्लस करना आप लोगों को आता है बहुत अच्छी तरह से। तो आपके पास 13.0 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा पेरीमीटर का जो फार्मूला लगाकर हमने आंसर निकालना है, तो फार्मूला लगाकर भी ये निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये है 2 × L + B। ये 2 कहाँ से आता है, क्योंकि जो साइड्स है ना वो दो तरह की दो हैं, एक ये और एक ये। तो इसका भी 2 बन गया, ये और ये भी 2 बन गया। तो इस तरह से ये 2 आ जाता है। और ये लंबाई हमने एक लेंथ आपने लिख लेनी है 4.5, क्योंकि ये दोनों जो लंबाइयाँ थी ना इन दोनों का ये 2 यहाँ पर आ चुका है। तो बहरहाल फार्मूले में आपने याद रखना 2 × L + B है फार्मूला इसका। तो 2 हमारा ऐसे ही आ गया, L हमारा 4.5 आ गया और प्लस का साइन ये ऐसे ही आ गया और 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 4.5 + 2 किया तो 4.5 + 2 करें तो 6.5 हमारे पास आंसर आ जाता है। 6.5 को 2 से ज़रब दें तो 13.0 आंसर आ गया। तो दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया फार्मूला लगाकर, तो फिर से भी हमारा आंसर वही आ गया। तो यूँ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगला देखें, अगला ये स्क्वायर है।
यानी कि इसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर है। हर साइड बराबर होने की वजह से आप स्क्वायर की तरफ हर तरफ 4 4 4 लिख सकते हो। तो जैसे पहले हम करके आए हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो 4L है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4L, क्योंकि लेंथ भी इसकी 4 ही है, तो इस वजह से 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बनेगा। तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। याद रखें पेरीमीटर के साथ आपने 2 नहीं लिखना होता, ऊपर बच्चे 2 लगा देते हैं, तो पेरीमीटर जो है वो एक लंबाई ही होती है, तो वो एरिया नहीं होता, एरिया के साथ 2 होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। पेरीमीटर निकालना है तो आप सारे चारों साइड प्लस कर लो, 1 2 3 4, चारों को आपस में प्लस कर लिया, इसको 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 इसको, तो प्लस करने के बाद आपके पास 16 सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इसको रेक्टेंगल को आपने एक उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई उसकी जो है विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, तो हमने लेंथ L की जगह लिख ली, प्लस 2 B की जगह पर हमने 2 लिख लिया। 5 और 2 7 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करें 14 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेक्टेंगल के पेरीमीटर आ गया। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप दूसरे तरीके से निकालते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 5 था तो मैंने 5 लिख दिया, इसके सामने भी 5 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, सबको प्लस कर लो, तो चारों साइड्स को प्लस कर लिया, तो फिर भी आंसर वही आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब इन शेप्स के हमने एरियाज़ भी निकालने हैं और पेरीमीटर भी निकालने हैं। तो पहले हमने एरिया निकालने हैं, क्योंकि इसमें एरिया लिखा हुआ है, तो इस शेप का एरिया निकालना है। तो ये रेक्टेंगल की शक्ल में है, क्योंकि इसकी एक साइड लंबी है और एक साइड छोटी है, तो लिहाजा ये रेक्टेंगल हुई। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने जब निकालना है तो आप इसका एरिया का फार्मूला लगाओगे। रेक्टेंगल के एरिया का वो L मल्टीप्लाई बाय B है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, तो लेंथ इसकी 6 है, ब्रेथ इसकी 3 है, तो 6 को 3 से ज़रब दे दो, 6 3 = 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाएंगे और साथ एरिया है ना, तो इसलिए स्क्वायर भी लगाएंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में होता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये 2 आपने ऊपर लगाना है स्क्वायर के लिए। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब इसका पेरीमीटर निकालना है इसी शेप का, तो हम सीधा इसका फार्मूला लगाते हैं और निकाल लेते हैं। तो लिहाजा L की जगह पर आप 6 लिखोगे, क्योंकि L इसका 6 है, और B की जगह पर आप 3 लिख दोगे, B की जगह 3 लिख दिया, 6 + 3 9 बन गया, 9 2 = 18 सेंटीमीटर में इसका पेरीमीटर आ गया। तो यूँ हमने इसका पेरीमीटर भी निकाल लिया। तो दोनों आंसर आपने हर एक शेप के निकालने हैं। अब अगला देखें, ये इस तरह का हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो एक बॉक्स छोटा, एक जो छोटा बॉक्स है ना, उसकी एक साइड की लंबाई जो 1 सेंटीमीटर है और इधर से भी उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा। छोटे स्क्वायर का जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, विड्थ भी उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है लेंथ और विड्थ बराबर होने की वजह से हम इसे एक छोटा स्क्वायर बोलेंगे। तो अब देखते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 4 छोटे स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, इधर भी 4 छोटे स्क्वायर हैं। तो क्योंकि लंबाई भी इसकी वही है, चौड़ाई भी वही है, दोनों आपस में बराबर बराबर हैं, तो लिहाजा ये सारी जो शेप है वो भी एक स्क्वायर ही बन रही है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम इसको लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है L मल्टीप्लाई बाय L, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, तो दोनों लंबाइयाँ ही हैं आपस में, क्योंकि लेंथ विड्थ है ही नहीं इसमें, दोनों साइड बराबर होने की वजह से हम किसी को भी विड्थ कह ही नहीं सकते। तो दोनों, चाहे विड्थ कह लो चाहे दोनों को लेंथ कह लो, तो एक ही बात है। तो दोनों हम इसको L मल्टीप्लाई बाय L कह देते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई बाय L हो गया। तो अब 1 2 3 4, तो ये 4 टोटल बनते हैं। मैंने यहाँ पर प्लस करके दिखाए हैं इसके अंदर कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये सारी साइड को प्लस करें ना, तो इसका 1 + 1 + 1 4 आंसर आता है। इधर से भी अगर आप प्लस करते हो तो 1 + 1 + 1 ये भी 4 आता है। तो दोनों तरफ से हमारे पास लेंथ भी, ये वाली लेंथ भी 4 आ रही है, ये भी 4 साइड आ रही है, तो दोनों साइड्स हमारे पास 4 4 आ रही हैं। तो लिहाजा अब लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, तो 4 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला हम लगाएंगे। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P = 4L। तो 4 किस वजह से आता है, 4 साइड की वजह से आता है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, साइड की वजह से ये 4 आ जाता है। और लेंथ जो है ना उसकी हमने वो लेनी होती है। लेंथ यहाँ पर इसकी 4 ही है, और ये 4, और लेंथ की जगह पर भी 4 आ गया, लंबाई की जगह पर
4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से हमारे पास ये 16 इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया 16 और ये 16 सेंटीमीटर में आया। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना पेरीमीटर के ऊपर। अब ये शेप देखें, इसमें ना ये शेप ज़रा रेगुलर नहीं है, तो हमने ना इसको शेप की ये हमें दी हुई थी इतनी साइड ये 3 सेंटीमीटर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से ये आपकी बुक ने शेप बनाई हुई है। इस शेप को मैं वाज़े करने के लिए यहाँ पर दोबारा फिर से बनाया है। तो जो 8 और 2 और 3 उन्होंने दिया हुआ था वो वैसे ही रहने दिया। अब ये हमने कैसे निकाला इसका, अब देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई। तो इतनी अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी, क्योंकि हमने 8 पूरी करनी थी, यहाँ से यहाँ तक हमने 8 पूरी करनी है, 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 ही बनेगी। फिर तो यहाँ से यहाँ तक 8 कैसे बन सकती है, 2 तो ये दिया हुआ है, तो अगर उसमें 6 और मिला लें, 2 के अंदर अगर हम 6 प्लस कर लें तो ये वाली साइड भी 8 बन जाएगी, क्योंकि ये सामने वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड आ रही है, तो ये साइड आपस में दोनों बराबर बराबर ही होंगी, क्योंकि हमेशा ये सीधी सीधी है, इसके साथ बिल्कुल सीधी है, पैरेलल पड़ी हुई है, मतवाजी है। तो लिहाजा जितनी 8 ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 ही बननी है। तो 8 कैसे बन सकती है, अगर 6 में हम 2 जमा कर दें तो 8 बन जाएगी ये साइड भी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 निकाल लिया। तो अब यहाँ पर क्योंकि 6 है तो लिहाजा इस जगह पर भी आप 6 लिख सकते हो, तो ये वाली साइड भी इतनी 6 ही होगी। अब इधर देखो ये 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हुई, और यहाँ से अगर ऐसे हम सीधी लाइन लगा लेते जैसे ये लगी हुई है तो ये 2 हुई, तो 3 और ये वाली 2 ये वाली मिलकर 5 बन जाते हैं। तो इधर भी आप ऐसे ही कर लो, इसके सामने आप ऐसे 3 लिख लो और इसके सामने आप ऐसे यहाँ से यहाँ तक 2 लिख लो, तो 3 और 2 5, इधर भी 5 बन गए। तो सामने वाली साइड की मदद से, ये सामने वाली 2 साइड थी ना, सामने वाली साइडों की मदद से उसके सामने वाली साइड को निकाला जाता है। इधर ये वाली सामने थी तो इस सामने वाली साइड की मदद से हमने इसको, तो ये तो उन्होंने पहले ही बताई हुई थी, तो हमने ये भी निकाल ली और इस तरह से ये भी निकाल ली। तो सामने वाली साइडों की मदद से हमने सामने वाली साइडें मालूम करनी होती हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी इसकी साइड्स मालूम कर ली, हर एक चीज़ का हमें पता चल गया। अब आप इसको हल करो, तो इसका आपने पहले एरिया निकालना था इस शेप का सारी का। इसका एरिया निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस एक हिस्से को हमने ए का नाम दे दिया, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ए का नाम दे दिया, इसको मतलब, और ऊपर वाले हिस्से को हमने बी का नाम दे दिया। तो ए को अगर हमने मालूम करना है तो ए देखो अब रेक्टेंगल की शक्ल में बन रहा है, ऐसे सीधा अगर देखते हैं तो, और रेक्टेंगल की अगर लंबाई देखें आप तो 8 बनती है, और इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ देखें तो ये 2 बन रही है। तो इसको 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वजह से आप ए का 1 ये वाला जो एरिया मालूम कर लोगे। तो मैंने इसको पहले एरिया की जगह पर मैंने पहले ए प्लस बी कर लिया, यानी कि ए ये वाला और बी ये वाला, तो इस तरह से टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ए जो है ये वाला हिस्सा वो 8 ये है, इसकी 8 लेंथ है और ब्रेथ इसकी 2 है। तो एल मल्टीप्लाई बाई बी लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया एरिया मालूम करने वाला, जो कि पीछे आप देख चुके हो। तो एल की जगह पर 8 आता है और बी की जगह पर 2 आता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। ये प्लस का निशान ऐसे ही लगाते चले जाओगे दरमियान में। तो इधर भी बी के लिए भी एल मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। तो वेड्थ इसकी 3 है और लेंथ इसकी 6 है, तो लिहाजा आप एल मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाओगे। तो एल की जगह 6 लिख दिया, विड्थ की जगह पर 3 लिख दिया, 6 3 18 आ गया, इसका जवाब भी आ गया। अब दरमियान में प्लस का निशान रह गया, तो दोनों को जमा कर लेते हैं। जमा करेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 हमारे पास आंसर आ गया। अब क्योंकि ये एरिया था इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर साथ लिखते हैं। तो यूँ हमने इसका शेप का एरिया मालूम कर लिया। अब हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर इसका मालूम करने के लिए जो इस तरह की शेप होती है ना कम्प्लेक्स किस्म की, उसमें आपने ऐसा करना होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सपोज्ड सरफेस, एक्सपोज्ड का मतलब है बाहर वाली, तो ये आपने फार्मूला इसके ऊपर लगाना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सपोज्ड सरफेस। एक्सपोज्ड का मतलब है बाहर बाहर वाली। तो बाहर बाहर वाली कौन कौन सी हैं, 8 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, 3 है, 2 है, तो ये सारी एक्सपोज सरफेस हैं, इन सबको आपने प्लस कर देना है। तो सम ऑफ ऑल एक्सपोज सरफेस और अरफोज सरफेस कह दो या साइड्स कह दो, तो इनको सबको मैंने प्लस कर लिया सारी सरफेस को रख के। तो इधर से आप देख लें, ये वाली 8 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 6
फिर 3 और फिर ये 2। दोबारा से देख लें, ये 8 बाहर वाला, ये 2 बाहर वाला, ये भी 2 बाहर वाला, ये 3 भी बाहर वाला, 6 भी बाहर वाला, 3 भी बाहर वाला और 2 भी बाहर वाला। तो ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिए हुए हैं। ये सारे लिखे, इनको जमा किया तो 26 आ गया, 26 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने पेरीमीटर निकाल लिया। अब अगर आप गलती करो तो इस तरह की आप गलती मत करें। तो ये गलत तरीका है कि आप अगर इसकी जो आपने बनाई हुई थी ना, पार्टीशन की हुई थी, ए बी आपने बनाया हुआ था, आप ए बी को प्लस करके आप पेरीमीटर निकालने की कोशिश करोगे। फार्मूला बेशक आप सारा कुछ सही लगा लो, हर चीज़ आप देखो सही सही कर लो, वही जो आपने इधर एल और बी लगाए थे ना, वही आप इधर लगाओगे तो आपका आंसर वो नहीं आना। आपका आंसर देखो 38 आता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो 26 है। तो इस तरह से आप फार्मूला लगा कर करोगे ना, 38 आंसर आ जाएगा। तो ये एक कम्प्लेक्स शेप है, इसका आप इस तरह से आंसर फार्मूला लगाकर नहीं निकाल सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप फार्मूला लगाते हो ना, तो फार्मूला जो है वो अंदर वालों को भी साथ ले लेता है। ये देखें, ये जो अंदर 6 लिखा हुआ है ना, ये वाला 6, इसको भी साथ ले लेता है। ये 6 तो नहीं आना था। बाहर बाहर वाली सतहें जो होती हैं ना, ऐसे बाहर इधर 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 आपने चलते जाना ऐसे, ये जो बाहर वाली सतह होती है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। अंदर वाली सतह पेरीमीटर में शामिल नहीं होती। तो ये अंदर वाला 6 इसमें शामिल हो जाता है जब आप फार्मूला लगा लेते हो। तो अंदर वाला 6 होने की वजह से ये फिर ज़्यादा हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से फिर और भी ज़्यादा हो जाती है, तो सवाल रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपने जब कम्प्लेक्स शेप होगी तो आपने ये फार्मूला लगाना है, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सपोज साइड, यानी कि सारी बाहर बाहरी वाली साइड को जमा करना। तो सारी बाहर वाली साइड को जमा करके आंसर आता है। अब ये भी एक कम्प्लेक्स सरफेस ही है। इसमें देखें, उसने यहाँ पर से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर दिया है। तो ये तो उसने सवाल हमें दिया था, तो वो वाली शेप है। इस शेप की मदद से मैंने एक सही वाली शेप बना ली है जिसमें हर एक साइड शो कर दिया है। तो मैंने ऐसा किया, जो उसने दिए हुए थे वो लिख लिए यहाँ पर सारे। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने ये भी 2 ही होगा, ये भी 2, ये 1 ही होगा क्योंकि इसके सामने आता है, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये 1 होगा। इस तरह मैंने ना सबके इनके नाम लिख लिए हैं, सामने उसको देकर सबके नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर मैं अब जब हमने इसका निकालना है ना एरिया, तो एरिया निकालते हुए हम देखते हैं कि देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल को अगर मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस रेक्टेंगल को अगर मैं ए का नाम दे देता हूँ, तो ए के जो मेरे पास डायमेंशन है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो हम देखते हैं। तो 2 और ये 1 और ये 2, ये लंबाई में आ जाएंगे सारे, लेंथ में, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबी बन रही है। तो 2 1 2 2 प्लस 1 प्लस 2, तो इनको हमने प्लस किया तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। 2 2 4 4 और 1 5 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आ गई है इस ए हिस्से की। और इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 1 ही है, ये वाली। तो बी जो है ब्रेथ आप 1 लिख दोगे इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का हमने ये लिख लिया, लेंथ इसकी 5 निकली है, ब्रेथ इसकी 1 निकली है ए साइड की। तो अब आप इसकी जो है ना, ये जो ए साइड है उसको मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये 3 तरह की शेप्स बन रही थी, तो तीनों मैंने यहाँ पर लिख ली हुई हैं। तो उनके अंदर जो ए वाला था ना, एल प्लस मल्टीप्लाई बाय बी, इसका जो निकला है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ये जो हमने निकाला ना 5 और ये 1, वो यहाँ पर लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 वो यहाँ पर लिख लिया। ये प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया। और अब ये जो बी है उसमें देखो, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इसकी एक लेंथ इसकी 2 है और ब्रेथ इसकी 1 है। तो यहाँ पर मैंने बी निकाला भी है, लेंथ इसकी 2 और ब्रेथ इसकी 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसकी जो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा। अगला इसकी सी वाले की देखते हैं, तो वो भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, वो भी इसी तरह से इधर पहले निकाल लो। बेशक आप साइड पे बेशक आप ना निकालो, ये तो सारी मैंने वर्किंग की हुई है ना, तो आप बेशक ना निकालो। आपको अगर ये शेप सारी समझ आ जाती है तो आप सीधी सीधी इसके अंदर ये फार्मूला लगाएं और इसके अंदर पुट करके जवाब निकाल लें। तो ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आई है, जैसी ये है वैसी शेप ये है, तो दोनों के 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आते हैं। तो अब 5 1 जार 5 आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, ये भी 2 1 जार 2 आ जाएगा। सबको प्लस किया तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो इस शेप का ये एरिया हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए ये जो शेप है ना, इसको और भी ज़्यादा वाजे करके मैंने लिखा है। तो ये जो थे ना सारे लगा दिए। यहाँ पर 1 आता है हमेशा, यहाँ 1 1 1 ही आता है और बाकी हर जगह पर 2 2 आता है।
तो हर एक जगह पर 2 2 2 ये सारा लिख लेना है आपने, हर जगह फिल कर लेनी है। अब इनकी क्योंकि हम ये एक कम्प्लेक्स सरफेस है तो कम्प्लेक्स शेप होने की वजह से आप सम ऑफ ऑल एक्सपोज साइड ये फार्मूला लिखोगे इसका कि सारी एक्सपोज्ड वाली यानी कि बाहर वाली साइड को जमा करना है। तो सारी साइड को जमा करें, 1 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 2 सारे जो है ना ये प्लस कर लेने हैं। तो मैंने ये सारे प्लस कर दिए हैं। 1 + 2 ये 1 यहाँ से अगर शुरू करते हैं 1 2 2 1 के बाद 2 दफ़ा 2 आता है, फिर 1 फिर 2 2 2 2 दफ़ा 2, इस तरह प्लस करते गए। प्लस की शक्ल में सारी लिख ली, पार में ना इन्हें गिन लो, इधर से गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल बनते हैं। तो इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर से भी गिन लिया तो ये भी 12 ही बन रहा है। इसका मतलब है कुछ नहीं हमसे छूटा। अब इनको सबको प्लस कर लो, प्लस किया तो ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आता है। प्लस कैसे करना है, ऐसे प्लस कर लें, 1 2 पहले 2 2 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 2 बनता है तो 8 2 बार 16 हो जाएगा। फिर 16 में ये 1 17 ये 18 ये 19 और ये 20। तो इस तरह से आपका 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब देखें तीसरा सवाल है, अ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 मिलीमीटर वाइड। रेक्टेंगल की शक्ल की एक सर्टिफिकेट है, मतलब जो स्कूल छोड़ने की एक सर्टिफिकेट नहीं होती, एक पेज होता है, तो वो जो है ना उसकी 250 मिलीमीटर लंबाई है और 180 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो आपने उसका एरिया मालूम करना है। उसने कहा है फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी निकालो एंड पेरीमीटर और पेरीमीटर भी निकालो। पहले हमने एरिया मालूम करना है तो एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं, L × B। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला यही होता है। तो 250 × 180 तो आंसर आ जाएगा। ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये मैंने यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे इनको साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा अब, बड़ी क्लास है माशाल्लाह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 मिलीमीटर स्क्वायर, 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब पेरीमीटर P निकालना है हमने, तो वही फार्मूला लगा लेंगे 2 × L + B। L इसका 250 है, यहाँ से देखकर आप लिख लोगे 250 और इसका विड्थ इसकी जो है ना 150 है, यानी कि ब्रेथ जो है 180 है सॉरी, तो 180 आप लगा लोगे। तो इनको दोनों को प्लस किया तो 430 आया। 430 ये यहाँ पर प्लस करके मैंने दिखाया हुआ है, प्लस करके 430 निकाल लिया। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 860 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो पेरीमीटर मिलीमीटर में हमने लिखना है और 860 हमने लिख दिया। अगला देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज़ 49 मीटर। अब एक स्क्वायर की शक्ल की पेंटिंग है, ये जो ना एक मैंने स्क्वायर बनाया हुआ इसी शक्ल की एक पेंटिंग है। पेंटिंग का मतलब है जो दीवारों के साथ नहीं सीनरियाँ लगाई होती तो वो वाली सीनरी है, एक पेंटिंग है और स्क्वायर शक्ल की है। स्क्वायर शक्ल का मतलब ये है उसकी सारी लंबाइयाँ बराबर हैं, हर एक लंबाई हर एक साइड जो है आपस में बराबर है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 49 मीटर, तो वो कहता है उसका पेरीमीटर जो निकाला है ना वो 49 मीटर निकला है सारे का। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ। आपने ये लंबाइयाँ सारी मालूम करके दिखानी है कि लंबाई कितनी निकलती है उसकी। एक मालूम कर ली तो सारी मालूम हो जाएंगी। तो पेरीमीटर का हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पेरीमीटर उसने दिया हुआ है इसलिए पेरीमीटर वाला फार्मूला लगेगा। पेरीमीटर P = 4L। ये आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर का फार्मूला 4L होता है। 1 2 3 4 L बन गए, 4 आ गया और 7 L आ गया। तो 4 ऐसे ही लिख दिया, L हमने मालूम करना है और पेरीमीटर उसने बताया था हमें कि 49 है। तो 49 पेरीमीटर की जगह पर 49 हमने लिख दिया। तो अब 49 इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है L के साथ ना, इधर आकर तकसीम कर देंगे। तो 49 को 4 पे तकसीम करेंगे। जब तकसीम किया तो 12.25 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। M आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि उसने सवाल के अंदर मीटर में दिया हुआ था, तो इसलिए आप भी मीटर यहाँ पर लगा दोगे। तो 12.25 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। इस तरह से आप डिवाइड कर लोगे, जो डिवाइड करना आपको आता होगा। तो डिवाइड करके आपने ये आंसर निकाल लेना है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही इसका आंसर है। हम नेक्स्ट सम देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक रेक्टेंगल है, इस तरह की शेप रेक्टेंगल होती है, इसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का मतलब है अंदर वाला जितना भी इलाका है ना, ये सारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है,
फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो आपने पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब है हर एक साइड ये है ना जो कितनी बनती है, ये सारी साइड यानी कि पेरीमीटर आपने इसका मालूम करना है। तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए हमें लेंथ भी मालूम करनी पड़ेगी। तो ये इसकी लेंथ है, ब्रेथ तो उसने 6 सेंटीमीटर दी है, एरिया भी उसने दे दिया, तो लेंथ भी नहीं दी, लेंथ भी हमने मालूम करनी है, पेरीमीटर पी भी हमने मालूम करना है। तो क्योंकि इसने एरिया दिया हुआ है तो आपने फिर पहले एरिया का फार्मूला लगाना। एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का एल मल्टीप्लाई बाय बी। एल तो हमने मालूम करना है और बी उसने 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो बी की जगह पर हमने इस बी की जगह 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 6 इधर ज़रब हो रहा था, इधर एरिया आपने ये 54 लाकर लिख दिया और 54 को 6 पर तकसीम कर दिया, क्योंकि 6 इधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया। तो एरिया ये वाला था 54, वो हमने यहाँ पुट किया है। तो 54 को जब 6 पे डिवाइड करते हैं, ये 6 इधर आकर डिवाइड हुआ ना, डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 6 9 54। तो 9 हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। एल का लंबाई जो है ना लेंथ 9 सेंटीमीटर आ गई। जब लंबाई आ गई है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा लेते हैं आराम से। फार्मूला लगाकर आप निकाल लो। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल की जगह 9 लिख दिया, बी की जगह पर 6 लिख दिया, ये 6 हमारे पास ये आया और एल का 9 जो है ना ये आया हुआ है, तो 9 यहाँ पर लिख दिया लंबाई जो हमारे पास आई थी। तो 9 और 15 प्लस करें 9 और 6 को तो 15 आता है, 15 को 2 से करें तो 30 आता है, मल्टीप्लाई करके 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर भी आ गया। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ का मतलब होता है कि ये वाली जो इसकी साइड होती है ना छोटी साइड, वो निकालनी है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इस तरह की जो शेप है वो रेक्टेंगल होती है, उसकी ब्रेथ निकालो। इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर, उसका अब एरिया उसने अंदर वाला सारा ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एंड लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है ना यहाँ से लेकर जहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी निकालना है, यानी कि ये सारी साइडों को जमा करके भी दिखाना है। तो ब्रेथ भी मालूम करनी है, पेरीमीटर भी मालूम करना है, लेंथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगा लिया। अब एल उसने 10 दिया था तो हमने 10 लिख दिया, और एरिया उसने 60 दिया था तो हमने 60 लिख लिया। अब बी फाइंड करना है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, तो 60 को जब 10 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाता है। तो ये 6 हमारा आंसर आ गया ब्रेथ का सेंटीमीटर में। अब पेरीमीटर निकालना तो सीधा सीधा फार्मूला लगा लो, 2 इंटू एल प्लस बी, हमेशा पेरीमीटर में प्लस होता है, ये याद रखिएगा। तो जब ये रेक्टेंगल का फार्मूला हो तो प्लस आता है इसमें। तो प्लस किया 10, एल हमारे पास 10 है और बी हमने अभी मालूम कर लिया 6, तो बी की जगह 6 लिख लिया। 10 प्लस 6 करें 16, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। अब ये वाला सवाल देखें, ये पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। अब स्क्वायर की शक्ल का एक गार्डन है, ये बाग बना हुआ है, बाग है, तो ये स्क्वायर की शक्ल का है। इज़ 24 किलोमीटर, तो इस गार्डन का जो पेरीमीटर है ना वो सारा वो 24 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि सारी साइडों को जमा करके ना उसने जो आंसर निकाला हुआ है वो 24 किलोमीटर सारी लेंथ को जमा करके निकाला हुआ है। तो पेरीमीटर का 24 है। फाइंड इट्स एरिया, हमने इसका एरिया निकाल कर दिखाना है, हमने अंदर वाला इलाका सारा निकाल कर दिखाना है। तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4L, आपको पता है जो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो 4L होता है। 1 2 3 4, 4L फार्मूला बन गया। तो अब 4 को ऐसे ही रहने दो, लेंथ हमने मालूम करनी है और पेरीमीटर की जगह उसने 24 हमें दिया था। ये पेरीमीटर जो इसने दिया था 24 किलोमीटर, वो हमने यहाँ पर 24P की जगह लिख दिया पेरीमीटर की जगह पर। अब 4 से मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड हो जाएगा, 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 6 किलोमीटर हमारे पास लेंथ आ जाती है। तो ये एक लेंथ हमारे पास 6 किलोमीटर आ गई है, तो इनको आपस में ज़रब कर दो तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फार्मूला आपको आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L। तो L भी 6 आया, दूसरा L भी 6 ही आया, दोनों क्योंकि सारी लंबाइयाँ बराबर बराबर हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लिया तो आंसर 36, और ये किलोमीटर जो था उसे किलोमीटर स्क्वायर लिख देना, तो एरिया 36 किलोमीटर स्क्वायर बन गया। जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स, जाहिद पौधे उगाना चाहता है इन आ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर की तरह के मैदान के अंदर। तो ये इसका अब स्क्वायर वाला मैदान है, इसके अंदर ना ये पौधे सारे उगाना चाहता है। तो ये स्क्वायर की शक्ल का मैदान है, तो उसमें जाहिद पौधे उगाना चाहता है। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन आ रो, वो एक रो के अंदर 12 पौधे लगाता है। तो एक रो अगर ये है तो उसके अंदर वो 12 पौधे लगाता है। दी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग आ ट्री इज़ 100, एक पौधा लगाने की जो यहाँ पर एक पौधा उसने लगाया ना, फॉर एग्जांपल ये वाला एक पौधा है,
ये एक पौधा उसने यहाँ पर लगा दिया है, एक पौधा यहाँ पर लगा दिया, ऐसे पौधे लगाता गया। इसके ऊपर टोटल उसने 12 पौधे लगा लिए। तो हर एक पौधा लगाने के उसे 100 रुपये देने पड़ते हैं। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट, कितनी रकम खर्च हो जाएगी सारे पौधे लगाने के अंदर। इस सारे स्क्वायर वाला जो एरिया बनेगा ना, उसके अंदर सारे के अंदर पौधे लगाने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे तो हमें पौधों का पता होना चाहिए ना, इस सारे के अंदर पौधे कितने लगेंगे। एक लाइन के अंदर 12 पौधे लग जाते हैं। एक लाइन में अगर वो 12 पौधे लगा रहा है तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो लिहाजा इधर भी 12 लगाता जाएगा, इस तरफ को भी 12 ही लगेंगे, इस तरफ को भी 12 लगेंगे, इधर को भी 12 लगेंगे। तो 12 हमारा जो एरिया बनेगा, इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया इस स्क्वायर फील्ड का हम निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा 144 ट्रीज़। तो जो एरिया आएगा ना वो ट्रीज़ आएंगे हमारे पास असल में, क्योंकि इधर को भी 12 लगाएगा तो इधर को भी 12 ही लगाएगा। तो 12 ज़रा 12 करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 144 इसका बनता तो एरिया है, लेकिन क्योंकि ये इसका जो इशारा है वो है दरख्तों की तरफ, तो लिहाजा 144 इसकी दरख्त बनते हैं, ट्रीज़ बनती हैं। तो 144 टोटल दरख्त बन गए। एक दरख्त को लगाने में कितने पैसे लगते हैं, 100 रुपया लगता है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 1 ट्री, एक दरख्त को लगाने में कितने पैसे लगते हैं, 100 रुपीज़ RS। तो फिर कॉस्ट ऑफ ये जो एजन है ना, सेम ऐसा जिसे कहते हैं 144 ट्रीज़, 144 लगाने के 144 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो 144 के साथ ये जो 2 ज़ीरो है ना आप लगा दोगे, तो इस तरह से जो मल्टीप्लाई हो जाता है और इतने पैसे उसको लगेंगे। इतने ज़्यादा दरख्त लगाने में उसको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 14,400। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लंबाई है ना वो 60 मीटर है। एंड द ब्रेथ इज़ 50 मीटर, तो उसकी जो ब्रेथ है वो 50 मीटर है। तो एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है 60 मीटर, लेंथ इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक वो 50 मीटर है। इसको मैंने B लिख दिया, ब्रेथ इसको L लिख दिया, लेंथ को। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड, एक लड़की चाहती है कि इसके इर्द गिर्द ना एक जंगला लगा दे। फेंस का मतलब होता है जंगला लगा देना या बाड़ लगा देना, तो इसके इर्द गिर्द वो बाड़ लगाना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ 108 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर पर जो बाड़ लगाने का खर्चा आता है ना वो 108 रुपये आता है, 1 मीटर पर 108 रुपये आता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो सारा खर्चा आपने निकालना है कि सारी बाड़ लगाने पर कितना खर्चा आएगा। तो बाड़ क्योंकि इसके सारे इर्द गिर्द लगानी है, ऐसे 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 यहाँ तक लगाते जाना ऐसे बाड़, तो इसलिए हमें इसका पेरीमीटर मालूम करना होगा, क्योंकि ये जो साइड की लंबाइयाँ बताता है वो हमें पेरीमीटर बताता है। तो पेरीमीटर मालूम करना होगा इस रेक्टेंगुलर शेप का। तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाओगे 2 × L + B। 2 ऐसे ही आ जाएगा, L हमारे पास 60 है और ये 50 है, तो 60 + 50 लिख देंगे। प्लस किया तो 110 आया, 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 220 मीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर आया। टोटल पेरीमीटर जो टोटल सारी लंबाइयाँ आई हैं ना साइड्स की, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारी 220 मीटर आई हैं। तो 1 मीटर पर 108 रुपये खर्चा आता है, ₹108 पर मीटर का मतलब है कि 108 रुपये 1 मीटर पर खर्चा आता है। अगर 1 मीटर पर 108 रुपये खर्चा आता है तो इस सारे पर कितना खर्चा आएगा वो हमने अब मालूम कर लेना है। कॉस्ट ऑफ फेंस फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए 108 रुपीज़ है, 108 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फेंस फॉर 220 मीटर, 220 मीटर के लिए कितना खर्चा आएगा, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 220, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 23,760 रुपीज़ टोटल खर्चा आएगा हमारा सारी बाड़ लगाने में। तो ये 220 मल्टीप्लाई बाय 108 किया हुआ है, तो ये आंसर निकाल कर दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। हर एक शेप का आपने फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप, इसमें जो जितनी भी शेप्स दी हुई है ना उनके शेडेड हिस्से का, शेडेड का मतलब है ये जो शेड किया हुआ है ना मैंने ब्लू ब्लू कर दिया हुआ है, इसका आपने बताना है कि वो कितना इसका एरिया बनता है इस हिस्से का। तो इसमें हमें उसने जो बुक ने बताया था, तो बुक ने ये बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और इधर भी बुक ने बताया हमें कि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और ये चौड़ाई भी उसने बता दी कि ये दरमियान में ये जो शेड वाला हिस्सा है ना उसकी जो चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर उसने ये भी बताई हुई है।
तो इसको सामने रख के ना हमने इसके अंदर कुछ और लंबाइयाँ लिख लेनी है इनके साथ सोच सोच कर। तो वो कैसे, हमने क्या क्या लिखनी है। तो आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 8 हमें दी है, और उसने ये कहा कि ये जो है ना सारा हर तरफ को 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी हर तरफ 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा ये शेड वाला इलाका है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, इधर भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो ये वाला 1.5 सेंटीमीटर और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर अगर 8 में से निकाल लें, 8 में से 1 माइनस करें 1.5 सेंटीमीटर ये वाला, और ये वाला भी 1.5 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा 1.5 को अगर जमा कर लो ना ये 3 आता है, क्योंकि ये सेम साइन है ना इसलिए प्लस कर लेंगे। तो इनको दोनों को अगर प्लस करते हो ना ये 3 आता है, तो 8 में से 3 निकालें तो 5 आ जाता है। तो इस तरह से 8 में से 3 निकाल कर ये दरमियान में 5 आया हुआ है। इधर उसने नहीं 5 हमें बताया था, तो हमने ये दरमियान वाला यहाँ से यहाँ तक 5 निकाल लिया। इधर भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इधर भी आप ऐसा देखो कि यहाँ पर 1.5 बनता है, इधर भी ये 1.5 बनता है। तो इस 8 में से अगर आप ये वाला 1.5 भी निकाल दो और इधर वाला 1.5 भी माइनस कर दो, तो ये 8 भी 5 बन जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है दरमियान में 5 × 5 आ रहा है, और बाहर अगर देखते हैं तो बाहर 8 × 8 है। बाहर वाली जो लंबाइयाँ हैं वो 8 × 8 हैं, और अंदर वाली जो लंबाइयाँ हैं वो 5 × 5 हैं। तो इस तरह से ये सारा जो एरिया है ना ये बना हुआ है। तो हमने क्योंकि शेडेड एरिया निकालना है ये वाला इतना, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो बाहर वाला एरिया है ना बड़े वाला 8 × 8, ये भी स्क्वायर है, तो 8 × 8 को हम बाहर वाला पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा शेडेड एरिया, यहाँ पर शेडेड एरिया का हेडिंग दे दी। शेडेड एरिया हमारा जो है वो बराबर है L × L। L × L का मतलब है बाहर वाला बड़ा एरिया। मैंने कैपिटल L देखो यहाँ पर लिख दिया। कैपिटल L इसलिए लिखा है कि जो बड़ी लंबाइयाँ हैं ना वो वाली लंबाइयाँ, 8 भी बड़ी है, ये भी 8 बड़ी है, तो बड़ी लंबाइयों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। फिर माइनस क्योंकि ये दरमियान वाला निकालना है ना हमने, क्योंकि ये तो शेडेड नहीं है तो इसको निकालना है तो माइनस करना है, तो इसलिए इसको माइनस का लिख दिया। और ये कितना निकला था 5 × 5 हमारा बन गया था। तो छोटे L जो है वो 5 × 5 बनेंगे। तो 5 × 5 स्मॉलर L की जगह पर लिख दिया। तो 8 × 8 64 बना, और -5 × 5 25 बना। 64 - 25 किया तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए हमारे पास आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला देखें, अगला सवाल है हमारा, इस तरह की ये शेप दी हुई है, तो इसका भी हमने शेडेड एरिया निकालना है। तो इस तरफ एक रेक्टेंगल की शक्ल दी हुई है शेडेड, और एक ये भी रेक्टेंगल की शक्ल में शेडेड दिया हुआ है, शेडेड एरिया दिया हुआ है, और ये दरमियान में इस तरह से दिया हुआ उसने। तो इसमें देखो बुक ने हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बताया, यहाँ 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये बुक ने हमें बताया हुआ है। बुक ने यहाँ से यहाँ तक हमें 10 सेंटीमीटर बताया। तो मैंने ऐसा किया कि इसको एरिया 1 का नाम दे दिया, इसको एरिया ये जो दरमियान में छोटा शेडेड एरिया था इसे एरिया 2 का नाम दे दिया, इसको एरिया 3 का नाम दे दिया। ये तीनों एरियाज़ जो है ना हमारे पास इनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं सारा कुछ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 10। ये देखो 10 दिया हुआ, इस 10 को हम इधर भी जाकर लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम इस 10 को लिख लेते हैं। तो यूँ समझो ये 2 यहाँ से यहाँ तक विड्थ बन गई है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 विड्थ बनी, और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ बनी। तो लिहाजा इस रेक्टेंगल की विड्थ 2 है और लेंथ इसकी 10 है। इस रेक्टेंगल की देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 2 विड्थ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है। तो इस तरह से 2 × 10 इसका भी एरिया बन जाएगा। और इसकी जो दरमियान में छोटा डिब्बा सा बना हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का पता कैसे चलता है भला? इस तरह से चलता है कि 4.5 यहाँ तक है, और ये देखो यहाँ पर भी उसने लिख दिया 4.5। तो इसका मतलब ये हुआ 4.5 यहाँ तक, 4.5 यहाँ तक। तो 4.5 और 4.5 कितना बनता है 9। जब ये 9 बनता है तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है,
जब टोटल 10 है और इधर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 9 बनता है, तो ये दरमियान वाला 1 बनेगा, क्योंकि 10 में से 9 अगर निकालते हैं तो 1 आंसर बचता है और 1 इसकी लंबाई होगी। तो लिहाजा ये यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा। तो अब हमने इनके एरियाज सारे निकाल लेने हैं, हमें लंबाइयों का पता चल चुका है, एरियाज निकाल लेते हैं। तो एरिया 1 जब निकालना है ये वाला, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये लेंथ 10 है, ब्रेथ 2 है, इस तरह से निकलेगा। एरिया 2 जब निकालना है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो लेंथ भी इसकी 1 है, ब्रेथ भी इसकी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, क्योंकि ये स्क्वायर की शक्ल का है। और एरिया 3 जो है वो ये वाला, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये वाला सारा। तो लेंथ इसकी 10 है, ब्रेथ इसकी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ। तो ये सारा रफ वर्किंग में समझाने के लिए है। अब यहाँ तक यही आप लोगों ने बस करना है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 A2 A3। A1 क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको पता चल चुका है, ये 10 है, ये 2 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन ऐसे आ गया। A2 क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, फिर प्लस का साइन। फिर एरिया 3 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 और 20 40, 40 में 1 प्लस किया तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया शेडेड एरिया का। अब इसमें देखें कि ये इस तरह का शेडेड एरिया है, यहाँ शेड है, यहाँ शेड दिया हुआ, यहाँ पर, और इसके बारे में उसने बताया हुआ बुक ने कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इधर भी ऐसे ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हुई, और यहाँ से यहाँ तक 4 हुई, और इधर भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हुई। तो ये सारी लंबाइयाँ जो है ना हमारी बराबर हैं। हमने इस शेप को समझ लिया, और यहाँ पर उसने 14 लिखा हुआ है बुक ने, और यहाँ पर बुक ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 लिखा हुआ है। हमने अंदर से भी समझ लिया और बाहर से हमें ये 14 और ये 8 उसने गिवन दिया हुआ है हमें। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 14 है और ये जो 8 है, इनको सामने रख के ना हम ये दरमियान वाले पूरे कर लेते हैं। देखो ये 3 उसने खुद दिया हुआ था, ये वाला 3 भी उसने खुद दिया हुआ था, तो 3 और 3 कितने बनते हैं 6 में अगर 2 प्लस कर लें तो 8 बन जाता है, ये पूरा हो जाता है 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 पूरा हो जाता है। इसका मतलब है ये जो छोटा हिस्सा है वो 2 है, 3 उसने दिया था, ये 3 उसने दिया था, 6 बना, तो 2 हमने अंदर ये वाला हिस्सा लिख दिया, तो 2 मिलाकर 8 पूरा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 आ गया। अब इधर से पूरा करते हैं, 4 ये वाला भी उसने दिया था, ये 4 दिया, तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 4 इसने दिया, 4 उसने दिया, तो 4 और 4 8 हो गए। 8 में अगर 6 प्लस करें ये दरमियान वाला 6, तो 14 बन जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 पूरा हो जाता है। ये बात भी पूरी कर ली, इधर 8 वाली भी हमने पूरी कर ली। तो इनको सामने रख के ये मैंने सारी लंबाइयाँ लिख ली। अब देखो लेंथ हमेशा 4 ही आ रही है, वेड्थ हमेशा 3 आ रही है, लेंथ 4 वेड्थ 3, लेंथ 4 वेड्थ 3, लेंथ 4 वेड्थ 3। तो मतलब ये कि सारे ये बॉक्सेस जो है ना एक ही तरह के हैं, तो सब में लेंथ 4 है और वेड्थ 3 है, सारी रेक्टेंगल एक जैसी हैं। तो लिहाजा हमने सारे एरियाज़ को मालूम करके प्लस कर लेना है, या फिर हम ऐसा करें कि एक ही एरिया मालूम कर लें और सारे उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 4 बन रहे हैं ना, A1 A2 A3 A4, ये 4 एरियाज बन रहे हैं। एक एरिया हम मालूम कर लेते हैं और उनको चारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने शेडेड एरिया का फार्मूला लगाया, फार्मूला ऐसे लिखा शेडेड एरिया 4 क्यों लिखा, 1 2 3 4, ये हमारे 4 हैं, 1 2 3 4 एरिया हैं, इसलिए 4 लिख लिया। L मल्टीप्लाई बाय B लिखा, L मल्टीप्लाई बाय B क्योंकि रेक्टेंगल है ना, एक 4 है और एक 3 है, 4 और 3, तो ये रेक्टेंगल है, इसलिए L मल्टीप्लाई बाय B लिख लिया, रेक्टेंगल का फार्मूला लगा लिया। L की जगह पर 4 लिख दिया, B की जगह पर 3 लिख दिया, इधर से देखकर 4 3, तो मल्टीप्लाई करें 4 3 12 आता है, तो 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 48 आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शेडेड एरिया आ गया। अब यह है अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक गार्डन है, मतलब बाग है, ये वाला बाग है, मैंने बाग बना दिया यहाँ पर, ये गार्डन मैंने बना दिया 100 मीटर वाइड, यहाँ तक 100 मीटर वाइड है और 50 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है, ये इसका डायमेंशन बता दिया। तो फिर क्या हुआ, हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। एक रोड है 3 मीटर वाइड है, ये देखो ये रोड है ये सारी रोड बनी हुई है जिसको मैंने शेडेड किया हुआ है, ये 3 मीटर वाइड है
हर तरफ 3-3 मीटर है। मुझसे यहाँ से चौड़ी बन गई, लेकिन आपने यही सोचना है कि सारी 3-3 मीटर ही चौड़ी रोड है। 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन, सारे बाग के इर्द गिर्द ये घूम रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग, इसका आपने खर्चा बताना इसको पेव करने का। पेव का मतलब है पक्की करनी है, ये कच्ची होगी ना, पहले पक्की बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। द रोड एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर, इस रेट से, इस शरह से आपने इसका ख़र्चा निकालना है कि 250 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। अगर 1 मीटर स्क्वायर इसको आप पक्की करते हो ना इस रोड को, तो आपको 250 रुपये देने पड़ते हैं। तो पहले तो हमने देखना है कि इसका सारे का रकबा कितना है, सारे का एरिया कितना है। सारे का अगर एरिया निकाल लेंगे तो उसको हम 250 के साथ ज़रब देकर फिर पूरा ख़र्चा निकाल लेंगे। तो अब सारे का हमने एरिया निकालना है। सारे का एरिया निकालने के लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो मैंने एक और शेप बना ली। तो शेप ये कैसे बनाई है कि यही सारा कुछ मैंने इसी तरह ले लिया, बस इसको मैंने शेड नहीं किया ताकि आपको समझ आ जाए। दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 बनता है, क्योंकि उसने कहा ना 3 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 बना। तो 100 में ये वाला 3 और ये वाला 3 प्लस कर दिया, तो 3 + 100, ये 3 ये 100, 3 ये वाला आ गया, प्लस का साइन लगा लिया, ये 100 आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर ये 3 प्लस कर दिया। तो ऐसे प्लस किया ना, 3 और 3 6, तो 100 में 3 प्लस करें तो 106 बन गया। अब इधर से इसकी विड्थ भी निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, इधर भी 3 है तो इधर भी 3 है। तो ये प्लस कर लेते हैं, इनको भी प्लस किया तो ये 3 + 50, 3 + 50 + 3, तो इनको प्लस करें तो 56 बन जाता है। 3 और 3 6 और 56 बन गया। तो विड्थ जो है ना हमारी अब 56 बन गई है बाहर से, और लेंथ जो है ना 106 बन गई है। अब हम आराम से हल कर लेंगे इसको। हम ऐसा करते हैं कि बाहर वाला भी रकबा निकाल लेते हैं, सारे का इकट्ठा रकबा जो निकलेगा ना, सारे का इकट्ठे का एरिया, वो बाहर वाले की मदद से सारे का इकट्ठे का एरिया निकलाएगा। और अंदर वाले का एरिया जो है वो छोटा एरिया 50 और 100 को मल्टीप्लाई करके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोड हमने जो निकालना था वो बराबर है शेडेड एरिया के। शेडेड एरिया जो मैंने शेड किया हुआ ना उसके बराबर है। तो शेडेड एरिया असल में बनता क्या है, 106 × 56। 106 कैसे निकला है, ये 106 बाहर से और ये 56 इधर से बाहर से। तो 106 × 56 यानी कि फुल एरिया, 106 × 56 फुल एरिया आ गया। माइनस करना है हमने अंदर से अनशेडेड एरिया, ये वाला हिस्सा। तो ये 100 × 50 है, तो 100 × 50 हमने अंदर वाला एरिया लिख दिया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5936 आता है, और 100 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 5000 आ जाता है। 5936 में से ये 5000 निकाला तो 936 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर था ना 7 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। शेडेड एरिया यानी कि जो रोड वाला एरिया है वो हमारे पास ये आया 936 मीटर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है कि अगर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा दिया। अब हमने निकालना है, ये तो अभी हमारे पास एरिया आया है, उसने तो हमें कहा था खर्चा कितना आता है, इसको पक्की करने का खर्चा कितना आता है। तो 250 रुपये पर मीटर आता है खर्चा, 1 मीटर का 250 रुपये खर्चा आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 स्क्वायर मीटर इज़ 250 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर पर 250 रुपये खर्चा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ पेविंग 936, क्योंकि टोटल 936 आया ना स्क्वायर मीटर। 936 स्क्वायर मीटर खर्च करने में कितना खर्चा आएगा, तो इनको हमने 250 जो हमारा आंसर आया ना 250, सॉरी ये 250 जो उन्होंने दिया हुआ था वो वाला सवाल का, और जो आंसर आया हमारा 936 हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना। 250 ये तो हमारा आंसर आया 936, इनको मल्टीप्लाई किया, इस पैसों को रकबे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एरिया के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया रुपीज़ में। तो इतने रुपीज़ हमें लगाने पड़ेंगे। 23,000 यूनियन 10 100 1000 10,000 लाख 2,34,000 रुपीज़ हमें लगाने पड़ेंगे सारे के सारे रोड को पक्की करने के लिए अपने बाग के इर्द गिर्द। इस सवाल को समझें। इन आ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर की शक्ल का बाग है। स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी हर एक साइड बराबर होती है, इधर से भी उतनी है इधर से भी उतनी है।
इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, हर एक साइड जो है ना वो 25 मीटर है इसकी। ये गार्डन है। 2 पाथ्स, 2 रास्ते हैं इसमें, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, 2 पाथ्स हो गए। 2 पाथ्स 6 मीटर वाइड क्रॉस एट राइट एंगल एट द मिडल। 2 रास्ते हैं, हर एक 6 मीटर चौड़ा है। एक रास्ता ये है, यहाँ तक जा रहा 6 मीटर चौड़ा, एक रास्ता ये है, इधर को जा रहा 6 मीटर चौड़ा। एट राइट एंगल, ये लिखा हुआ है ना एट राइट एंगल। एट राइट एंगल का मतलब यह है कि इन दोनों रास्तों में 90 का एंगल बनता है। ये देखो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी ये देखो ऐसे 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 के एंगल पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल, मिडल में यहाँ पर, मिडल ये दरमियान में है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ्स, ये जो रास्ते हैं ना इनका टोटल एरिया हमने निकालना है कि ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता दोनों मिलकर कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कितना इनका एरिया बनता है या रकबा बनता है। तो मैंने ये जो शेप थी उसकी मदद से ये अंदर से निकाला इसको कुछ। ये वाला जो है ना, ये वाला रास्ता मैंने ये सीधा सीधा ले लिया, मतलब इस रास्ते को मैंने एक रेक्टेंगल समझ लिया, ऐसे इस रास्ते को ना ऐसे मैंने सीधा सीधा ले लिया है यूँ। तो 6 इसकी विड्थ बन गई और इसकी लेंथ कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है, तो इसकी लेंथ 25 बनी। तो इसलिए मैंने ये 6 इसकी विड्थ लिख ली और इसकी लेंथ यहाँ पर 25 ये लिख ली। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 6 इसका ये एरिया आ गया। तो अब प्लस का निशान लगा देना है। प्लस का निशान लगाकर ये वाला एरिया सारा निकालना है। तो ये वाली जो रेक्टेंगल है ना वो दरमियान से तो कट गई है, इतनी कट गई है, इसलिए मैंने कटी हुई जो रेक्टेंगल है ना वो ये बना लिया है, कटी हुई सारी रेक्टेंगल बना लिया है। इसमें से दरमियान में 6 मीटर जितना हिस्सा जो है ना वो कट गया है, ये वाला इतना हिस्सा कट गया है। तो बाकी ये जो रेक्टेंगल है वो उसका भी विड्थ 6 ही है और लेंथ सारी अगर देखी जाए तो वो 25 है। तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 25 मैंने ये कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 25 यहाँ पर ये लिख दिया, प्लस कर दिया। अब माइनस किसको किया, ये जो हिस्सा है ना उसका इसका कट गया था उससे माइनस किया। 6 यहाँ से है, 6 यहाँ से है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये अनशेडेड रहना है। क्योंकि एक दफ़ा हमने शेड कर लिया तो दोबारा तो नहीं ना इसको करना पड़ना, तो ये दोबारा इसमें से माइनस हो गया। तो वरना इसने 2 दफ़ा अंदर आ जाना था, तो 2 दफ़ा आकर इसने आंसर हमारा गलत कर देना था। तो एक दफ़ा ही ये आएगा, क्योंकि एक दफ़ा ये पूरा अंदर से गुजर गया है ना, तो दूसरी दफ़ा ये नहीं, दूसरी दफ़ा इसे कट ऑफ कर देना हमने। तो इस तरह से हमने ये वाली जो थी उसका मैंने ये लिख लिया एरिया, फिर प्लस का निशान लगाकर पहले इसका सारी का एरिया लिख लिया ये वाला, फिर माइनस कर दिया ये जो अनशेडेड एरिया था वो। तो ये 25 मल्टीप्लाई बाई 6 करें 150 आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 150 आता है, माइनस 6 36 आता है। इनको दोनों को प्लस करो 300 आया, माइनस किया 36 तो 264 हमारे पास ये आंसर आ गया। हो सकता है ये कुछ बच्चों को समझ ना आया हो इस तरह से आंसर निकालना, तो मैंने फिर एक और तरीका भी किया है ताकि जिनको नहीं समझ आया ना वो हल कर सकें। तो इसका सेकंड मेथड देख लें, शायद ये आप लोगों को ज़्यादा आसान लगे। तो ये वाला सेकंड मेथड इसका आप समझते हैं। तो सेकंड मेथड में मैंने क्या किया कि ऐसा किया कि ये जो रोड है ना उसको दरमियान में बनाकर जो पाथ से हैं, पहला ये पाथ 1 ये पाथ 2, उनको दरमियान में बनाकर शेड कर लिया है। और मैंने ना बाहर से उसकी मेजरमेंट निकाल ली है। बाहर में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 25 दिया था हमें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 25 दिया था। तो 25 दिया था और दरमियान में उसने 6 दे दिया था। तो ये जो 6 है ना हम इस 25 में से माइनस करते हैं। अगर 25 में से 6 माइनस करते हैं तो बाकी आंसर आता है पीछे 19, और 19 को 2 पे डिवाइड करो तो 9.5 आंसर आएगा। तो 19 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 9.5 आया आंसर। तो 9.5 यहाँ पर आएगा, 9.5 यहाँ पर आएगा। अब देखिए अगर हम 9.5 प्लस 6 प्लस 9.5 करते हैं, सारा प्लस करते हैं, तो हमारे पास टोटल इनको प्लस करने पे आंसर 25 आता है। इधर भी ऐसे ही 9.5 प्लस 6 प्लस 9.5 आप करोगे, इनको प्लस करोगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें हर एक की जो लंबाइयाँ हैं ना वो पता चल चुकी हैं। तो ये जो हमारा अनशेडेड बॉक्स है ना उसकी जो हमें लेंथ मिली है वो 9.5 मिल गई है, और इधर से भी हमें 9.5 इसकी लेंथ मिल गई है। तो ये सारे बॉक्स एक जैसे ही हैं,
तो हम एक बॉक्स का एरिया निकाल लेते हैं, तो इस तरह से सारे बॉक्सेस का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पूरी शेप का जो एरिया है ना, पूरी शेप का एरिया वो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 वो निकाल लेते हैं। शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ्स, तो शेडेड एरिया वही एरिया ऑफ पाथ्स है। तो टोटल एरिया हमारा ये 25 इधर से 25 इधर से, तो टोटल एरिया हमने लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, माइनस कर देना है 4। 4 कौन से बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बनते हैं ना सारे बॉक्सेस, तो 4 यहाँ पर लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये इनका इसका एरिया आ गया। तो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 किया तो आंसर हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 से आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है ये वाला 90.25 आंसर आता है 9.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 से। उसको फिर जब 4 से मल्टीप्लाई करो ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आंसर, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 361 आता है। तो इस तरह से मैंने ये 361 लिख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको 361 आ गया। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो 625 आता है आंसर। इसमें से 361 माइनस कर दें तो 264, फिर से हमारा 264 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया शेडेड एरिया रोड का। तो हमने जो ये वाला हिस्सा था ना वो अब माइनस कर लिया, ये जो हिस्सा था उसमें से हमने जो टोटल सारा एरिया था सारे का सारा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 टोटल एरिया था सारी की सारी शेप का, उसमें से हमने माइनस कर दिया ये चारों बॉक्सेस का एरिया। चारों बॉक्सेस का एरिया, चारों बॉक्सेस के जो अलग-अलग एरिया थे उनको प्लस करके ना, उनको सबको एक का बॉक्स का एरिया निकाला, फिर चारों के साथ मल्टीप्लाई करके चारों बॉक्सेस का एरिया आ गया, उसको हमने माइनस कर लिया टोटल में से, तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया था वो आ गया। तो इस तरह से हमने सवाल हल कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।